गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून। हाँ, ये गुड आफ्टरनून। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो गुड मॉर्निंग उनके लिए, और वैसे गुड आफ्टरनून। चलो, मेरे ख्याल से तुम्हें बच्चों स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो अभी तक का अपना फिलहाल का डिस्कशन है। हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और इम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इम्पल्स को अगर हमें कैलकुलेट करना हो कभी, तो हमें इम्पल्स एक्चुअली एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, एफ इंटू डी टी, दैट इज द इम्पल्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर टाइम इंटरवल हमें लिमिट्स में गिवन हो और उसमें इम्पल्स हमें चेक करना हो, तो इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एफ डी टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स मिल जाएगा। इसी के बेसिस पर अगर हम आगे बढ़े, आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ चलो, ये क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? कौन सा ग्राफ, लक्ष्मी, किस ग्राफ की बात कर रहे हो बेटा? इस ग्राफ की बात कर रहे हो लक्ष्मी? इस ग्राफ का? बेटा, इस ग्राफ में मोमेंटम टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, और वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, जो एक कर्व दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम टाइम के साथ कुछ ऐसा, मान लो ये पैराबोलिक वे में इंक्रीज कर रहा है, ऐसा। ठीक, अब किसी एक इंस्टेंट पर ये है मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, अगर हम ये फार्मूला जानते हैं, एफ इजिकल्स टू बेटा होता है डीपी अपॉन डी टी। डीपी अपॉन डी टी क्या चीज है? पी वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप जो है वो डीपी अपॉन डी टी होगा। किसी एक पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप निकालने के लिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और उससे यहाँ का इंस्टेंट एंगल देख लें, थीटा। और ये जो टेन थीटा है वो इस पोजीशन ए के लिए टेन थीटा हमें स्लोप एट ए बता देगा। ठीक है, और ये जो स्लोप एट ए है, यही हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम विद टाइम एट दिस पोजीशन, और ये हमें यहाँ के फोर्स के बारे में बता देगा। अब ये एंगल चेक करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं, और इस थीटा की हेल्प से हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, और ये स्लोप किसके बराबर होगा? डीपी अपॉन डी टी के बराबर है। और यही डीपी अपॉन डी टी एक्चुअली क्या हमें देगा यहाँ पर? इंस्टेंट पोजीशन पर, इस इंस्टेंट पर हमें फोर्स की वैल्यू बताएगा। क्लियर? हाँ सुमित, बिल्कुल, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके लिए यस, मैं ही। अब यहां पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। ग्राफ जीरो से इसलिए लिया था लक्ष्मी, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्राफ कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी एक ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वेश्चन। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ग्राफ कर्व हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है बेटा, ग्राफ ऐसा हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से ग्राफ बेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर्ड होने, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, अब सुनो,
इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हैमर है कोई, हैमर मतलब एक तरीके से हथौड़ा कह दे, जिसका मास है 5 kg का, इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स व्हेन स्टक विद द वॉल। जब वो एक हथौड़ा दीवार से जब टकराता है तो वो रुक जाता है, ठीक है। कांटेक्ट का टाइम जो है वो 0.2 सेकेंड का है, हमें पता करना है इम्पल्स। अब मान लो 1 सेकेंड के लिए मान लो ये दीवार है और इस दीवार की तरफ ये एक हथौड़ा है 5 किलो का, जो कि मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके पास एक इनिशियल मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर मास है 5 kg का और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम है 50 kg मीटर पर सेकेंड का, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। और वॉल से टकराने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है, ऐसा यहाँ पर दिया है, स्टॉप्स व्हेन स्टक विद द वॉल। दीवार से टकराया, कांटेक्ट में आया और रेस्ट में आ गया, यानी कि बेटा इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, 0, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कांटेक्ट टाइम हमें दे रखा है, डेल्टा टी गिवन है कितना है, 0.2 सेकेंड का। तो हमसे इम्पल्स पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इम्पल्स बराबर होता है बेटा हमेशा चेंज इन मोमेंटम का। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी का, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या थी, 50। तो यानी कि -50 kg मीटर पर सेकेंड का हमें इम्पल्स मिलेगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है अगर ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है तो इम्पल्स जो ऑब्जेक्ट पर आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है, ठीक है। तो इम्पल्स का अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो वो 50 kg मीटर पर सेकेंड का इम्पल्स आया है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो अपना ये हो गया इम्पल्स, और दूसरा पार्ट हमें निकालना है एवरेज फोर्स। तो सेकंड पार्ट के लिए जो एफ एवरेज है, तुम्हें याद होगा ये होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड केवल चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। और अगर फोर्स विद डायरेक्शन चाहिए तो ठीक है, हम वैल्यू चेंज इन मोमेंटम की रख देंगे, कितनी आई है, माइनस का 50 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल है 0.2 सेकेंड का, 0.2, इसको अगर हम रखेंगे तो ये माइनस का 250 न्यूटन, ये एवरेज फोर्स आएगा। डायरेक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन हमें पता लग रही है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जैसे वॉल है तो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो इसके मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स आया है, दैट इज द एवरेज फोर्स। और अगर एफ एवरेज फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, दैट्स गुड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छी तरीके से देखो और समझो। ये P वर्सेस T ग्राफ है, मतलब मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो हम एक बात तो जानते हैं, फोर्स या एवरेज फोर्स हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बाई फोर्स। या हम इसको, इस टर्म को क्या कह सकते हैं, ये मोमेंटम P वर्सेस T ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ PT ग्राफ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम और टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें तो वो स्लोप हमें एवरेज फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल ए एंड बी। तो इसका मतलब पार्टिकल ए और बी का सिर्फ हमें क्या यहाँ पर देखना है, स्लोप देखना है। तो पहले डायग्राम के लिए अगर हम देखें, स्लोप, स्लोप फॉर ए कितना है बोलो, स्लोप फॉर ए ये हमें दे देगा फोर्स ऑन ए पार्टिकल पर फोर्स क्या है वो हमें बता देगा, कितना है स्लोप, 30 डिग्री है, मतलब tan 30, स्लोप हम tan थीटा से निकालते हैं। और अगर बी पर देखें तो स्लोप ऑफ बी यानी कि फोर्स ऑन बी हम देख रहे हैं
तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, दैट इज 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो रेशियो अगर हमें चाहिए फोर्स ऑन ए फोर्स ऑन बी का रेशियो, तो इनको हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा फोर्स ऑन ए टू द फोर्स ऑन बी इस tan 30 होता है बेटा 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये रेशियो में मिल जाएगा 1/3 का फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन बी का रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक। अगर हम बी के लिए बात करें, बी के लिए एंगल हमेशा हमें टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो ये 30 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। तो यहां से अगर हम फोर्स ऑन ए अपॉन फोर्स ऑन बी चेक करें, यानी कि tan ऑफ थीटा फॉर ए के लिए tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45। tan 30 की वैल्यू बोलो 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:√3 का। बेटा स्लोप हमेशा मेरे बच्चे, ये कौन है यार, तुम्हारा नाम क्या है? रुको एक मिनट में देखता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। क्या नाम लिखा है? गौरी क्या नाम है मेरे भाई? गौरी, गौरी नाम है शायद तुम्हारा। गौरी जी, जो स्लोप होता है ना बेटा, वो हमेशा tan थीटा से निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एक ट्रायंगल में स्लोप का मतलब, अगर ये थीटा एंगल है तो स्लोप का मतलब होता है कि हम, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है बेटा। स्लोप यहाँ पर, वैसे तो स्लोप की बात करें तो वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय द चेंज ऑन द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का चेंज और हॉरिजॉन्टल का चेंज, ये रेशियो होता है स्लोप। और वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर और बेस, ये ही होता है tan थीटा। इसीलिए बेटा तुमने पढ़ा होगा, सीखा होगा मेरे बच्चे, कि स्लोप हमेशा tan थीटा से दिया जा सकता है, अगर तुम्हें थीटा वहां पर क्लियर है तो। और खास तौर पर स्ट्रेट लाइन के लिए तो बिल्कुल ये तुम्हें आना चाहिए कि स्लोप tan थीटा से दिया जा सकता है। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा कॉस थीटा का रोल नहीं है उसमें कुछ भी, समझे? ध्यान रखो इस बात का। नहीं, किसी एग्जांपल में स्लोप के लिए साइन नहीं लेते, ध्यान रखो। अरे यार कहाँ चल गया? हाँ, तो यहाँ पर ए के लिए अगर हमें फोर्स चेक करना है, फोर्स ऑन ए, यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स अगर ए पर देखना है तो उसके लिए स्लोप ए का देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बी के लिए फोर्स देखना है तो बी का हमें स्लोप देखना पड़ेगा। ये मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और बी के लिए एंगल चेक करो। ए का एंगल कितना है जल्दी से बताओ, ये ए के लिए एंगल कितना है जल्दी बोलो? 45 है, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। ये एंगल 45 डिग्री है। और बी के लिए एंगल कितना है? बी का एंगल कितना है? ये 60, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बी का एंगल यहाँ से शो कर देते हैं, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन बी, यानी कि ए के लिए tan tan थीटा, इसको कह दो थीटा ए और ये कह दो थीटा बी। तो tan थीटा ए अपॉन tan थीटा बी, यानी कि tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू बेटा √3 होती है। फोर्स ए और फोर्स बी का रेशियो हमें ये मिल जाएगा। समझ गए? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद द टाइम, फोर्स का वेरिएशन टाइम के साथ दिया गया है। फाइंड आउट द इम्पल्स फ्रॉम 0 to 0.6 सेकेंड।
0 से लेकर के 0.6 सेकंड में इम्पल्स पता करना है बेटा। हम जानते हैं इम्पल्स बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी या एफ डी टी, ये इम्पल्स होता है। तो जब कभी भी ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी एफ और टी का ग्राफ दिया जाए, ग्राफ कैसा भी हो, किसी एक टाइम के लिए एफ टी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये हमें इम्पल्स देगा। और इम्पल्स ही बेटा चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अब देखो 0 से लेकर के 0.6 सेकंड तक का हमें इम्पल्स निकालना है, एफ टी ग्राफ है, तो इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में फॉर t is equals to 0 to t is equals to 0.6 सेकेंड, इम्पल्स बराबर एरिया ऑफ ग्राफ। अब एरिया ऑफ ग्राफ लिखो, ये क्या राइट, मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस कितना है बेटा 0.6 और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 200 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 इम्पल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या चीज चाहिए बेटा, इफ इनिशियल मोमेंटम हमें गिवन है, फाइंड आउट द फाइनल मोमेंटम। तो हम जानते हैं बेटा इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इम्पल्स प्लस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स की वैल्यू बेटा दे रखी है 60 जो हमने कैलकुलेट की है, और इनिशियल मोमेंटम हमें कितना बता रखा है 20 केजी मीटर पर सेकेंड बोलो या न्यूटन सेकेंड बोलो, बात एक ही है, ठीक है, दैट इज 20। तो ऐड करोगे फाइनल मोमेंटम 80 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? गुड, बढ़िया। यहाँ पर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ दे आर द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो और ये वैरायटी तुम्हें अच्छे से समझनी चाहिए। क्लियर? अभी तुमने अगर 2021 का नीट का पेपर देखा हो बेटा, तो उसमें एक इम्पल्स का क्वेश्चन आया है, देखा है पेपर? उसमें एक इम्पल्स का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 4 सेकेंड। हमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p निकालना है। हमें पता है डेल्टा p ही इम्पल्स होता है, तो और एफ टी ग्राफ का एरिया हमें इम्पल्स देता है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये इम्पल्स के बराबर है, बराबर ये एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। चलो इसका एरिया निकाल के बताओ जल्दी से। ध्यान रखना इसमें एरिया कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ निगेटिव भी है। इस पार्ट के एरिया को हम A1 कह दें, ये एरिया A1 है। इस पार्ट के एरिया को हम A2 कह दें, और इस पार्ट के एरिया को हम A3 कह दें। तो हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। दिस इज A2। तो यानी कि हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 करना है विद साइन, या लिख लो विद साइन। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल है हाफ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 1 इंटू 10। तो 1 यहाँ सेपरेटली लिख लें। A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज 1 इंटू 10, यानी कि ये वैल्यू 10 है, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड, है ना, एक साथ लिख देंगे। A2 की वैल्यू, लेंथ कितनी है इसकी 2, मतलब नीचे बेस कितना है 2 लेंथ का है, और हाइट कितनी 20, तो 2 इंटू 20 कर दें, ये आ जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड। और A3 की वैल्यू, लेंथ इसकी 1 है और हाइट -10 है, तो 1 इंटू -10, यानी कि -10 आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। विद साइन लेना है। तो A1 की वैल्यू आ गई 10, A2 की वैल्यू आ गई है 40, और A3 की वैल्यू आ गई है -10। तो यहाँ से आ जाएगा 40।
न्यूटन सेकेंड। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव आया है, इसका मतलब मोमेंटम ओवरऑल ऑब्जेक्ट का बढ़ा है। ठीक है, अगर ये निगेटिव आ जाती वैल्यू, इसका मतलब ओवरऑल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का कम हुआ है। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड इम्पल्स गिवन टू द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। हमें केवल एक स्पेसिफिक t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इम्पल्स पता करना है। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर सिर्फ हमें चेंज इन मोमेंटम देखना है। एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर मोमेंटम कितना चेंज हुआ है ये देखना है। ठीक है, मतलब इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड is equals to change in momentum at t is equals to 2 सेकेंड। ठीक है, यानी 2 सेकेंड पर फाइनल मोमेंटम क्या है ना, और 2 सेकेंड के मतलब 2 सेकेंड पर ही देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो 2 सेकेंड के जस्ट पहले क्या मोमेंटम था, 2 सेकेंड के जस्ट बाद मोमेंटम क्या है, बस हमें ये देखना है। ठीक है, ये ग्राफ है बेटा, एक्स टी ग्राफ है। ठीक है, हम जानते हैं, तुमने बेसिक मैथ्स में ग्राफ्स पढ़े हैं और हम जानते हैं जो एक्स टी ग्राफ होता है, एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है, बोलो। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो 2 सेकंड के जस्ट पहले तक देखें तो एक्स टी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये ले लूं t इक्वल्स टू 2 सेकंड का टाइम है, तो इसके जस्ट पहले की जो वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड के पहले की वेलोसिटी हमें इस ग्राफ के स्लोप से मिलेगी। और स्लोप क्या है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर 2 सेकंड, ये क्या है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। और इसको हम कह दें, इसका स्लोप देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस से हम निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 40/2, 40/2 यानी कि आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर 2 सेकेंड है, इसको हमने v1 कह दिया। तो यहाँ से v1 की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहाँ पर अगर लिखें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी, इसको v2 कह दें। तो तुम देखोगे एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ पर का जो स्लोप है, इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया है, 0। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। तो अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लिया है, मास हमें यहाँ पर दे रखा है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया है -40 kg मीटर पर सेकंड का आया है। एग्रीड। और यही जो चेंज इन मोमेंटम है बेटा, यही इम्पल्स है। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? v1 की वैल्यू निकालिए बेटा। v1 क्या है? वेलोसिटी, मतलब ये जो टाइम इंस्टेंट है वो 2 सेकंड है। हम 2 सेकंड के पहले चाहते हैं वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है ये जानना चाहते हैं। तो 2 सेकंड के पहले का जो रीजन है वो ये रीजन है, और इस रीजन में हम देखेंगे एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है? 0 से लेकर के 2 सेकंड तक कांस्टेंट है। इसका मतलब 0 से लेकर के 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या है वो हम स्लोप से निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन है एक्सटी ग्राफ, तो उसका स्लोप हम किन्हीं दो पोजीशंस के लिए पर जो ट्रायंगल बनेगा उसमें ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सेस, उससे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और चेंज इन द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वहां से टाइम मिल जाएगा। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इससे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया है। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, ये एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर 2 सेकेंड, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ 0 से फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। क्लियर? तो उससे हमें मिल गई v1, और हमें पता है 2 सेकेंड के बाद और जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया, या कह दो स्लोप 0 हो गया। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, तो यानी कि 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, अरे मेरे बच्चे नेहा, यहाँ पर इम्पल्स ठीक है, जब एफ टी ग्राफ होगा ना, एफ टी ग्राफ, तब एरिया निकालोगे ना। ये एफ और टी का ग्राफ नहीं है बेटा, ये एक्स और टी का ग्राफ है। तो एक्स और टी ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में पता चल सकता है, एक्स टी ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये तुम काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे आगे। ठीक है, एक्स टी ग्राफ से अगर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो वेलोसिटी से हमें मोमेंटम पता चल सकता है, और जब मोमेंटम पता चलेगा तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अगर हमें पता चल जाएगी तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम ही बेटा इंपल्स होता है। बेटा इंटीग्रेशन हर जगह नहीं करते हैं यार। कोई ग्राफ अगर हमें सामने दिख रहा है बेटा, कोई भी ग्राफ दिख रहा है, अगर वो रेगुलर शेप का है, जैसे वहां पर ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, या स्क्वायर शेप बन रहा है, या ट्रापेजियम बन रहा है, जिसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल दें। और अगर हम एरिया नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट, कोई कर्व हमें दे रखा है, तो फिर हम एक सेगमेंट लेकर के कर्व की इक्वेशन हमें बताई जाएगी, उस इक्वेशन की हेल्प से हम एक सेगमेंट का एरिया लिखेंगे, छोटा सा एरिया, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन हम वहां पर यूज करेंगे, हर जगह इंटीग्रेशन थोड़ी यूज करना है। अब जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे? यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है ना, रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा रेक्टेंगल, एक बड़ा, फिर एक छोटा, तो रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगा देंगे। क्यों इंटीग्रेशन जबरदस्ती, क्यों अपनी प्रॉब्लम बढ़ाओ? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉल ऑफ मास m is dropped from height h, it strikes the ground with speed v and rebounds with the same speed in time t, find out the average force on the ball, average force on the ball। ठीक है, फोर्स निकालना है। तो एक बॉल को अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, यही बेटा डिट्टो क्वेश्चन यही था नीट के एग्जाम में, बस यहाँ पर फोर्स पूछा है, उसमें इम्पल्स पूछा था। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले इसकी जो स्पीड होती है v, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से। ठीक है, इसमें अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये इक्वेशन लगाने के लिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, ताकि हमें g की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखनी पड़े। ठीक है, इससे हमें बस टकराने के जस्ट पहले की जो स्पीड है वो पता लग जाएगी। ठीक है, हम वन डायमेंशनल मोशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को
वन डायमेंशनल मोशन में जब एक ही तरफ मोशन हो रहा है तो हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो हमने अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ की स्पीड पता लग जाएगी। इनिशियल स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, 0 है। फाइनल स्पीड v स्क्वायर हो जाएगा 2gh, यानी v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। तो ये v हमें पता लग गया कितना है, √2gh, ठीक है। प्रैक्टिस जब तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तो तुम ये वैल्यू डायरेक्ट भी लिख दोगे, v √2gh। अब इसके बाद ये रिबाउंड करता है, मतलब यहाँ टकराता है और टकरा करके ये लौट रहा है विद द सेम स्पीड। यहाँ की स्पीड भी इसकी √2gh है। टकराने के जस्ट पहले की स्पीड और टकराने के जस्ट बाद की स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, मतलब अगर टकरा करके और डायरेक्शन को चेंज करने में जो टाइम लगा वो है t टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो हमसे एवरेज फोर्स पूछ रहा है। तो हम जानते हैं F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जो भी लग रहा है, इससे हमें जो फोर्स की एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से डेल्टा पी पहले निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा पी हम लिखेंगे बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, मतलब P2 है मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और P1 क्या है, बिफोर कोलिजन। तो इनकी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है √2gh, और डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड माइनस j कैप। और P2 की वैल्यू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है √2gh, ऊपर की तरफ है यानी कि प्लस j कैप में, ठीक है। ये मोमेंटम हो गए। अब चेंज इन मोमेंटम हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस डायरेक्शन ही डिफर है। फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा, और जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल मोमेंटम को तो हम देखेंगे ये आ जाएगा 2m इंटू √2gh j कैप में, ये आ जाएगा नेट चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम F एवरेज लिखेंगे तो फोर्स की एवरेज वैल्यू जो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2m इंटू √2gh इन j कैप डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, कितना बोला है इसने t। सो दिस इज द एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स की देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई है। डायरेक्शन क्या है, j कैप। j कैप मतलब जो ऑब्जेक्ट पर एवरेज फोर्स लग रहा है वो एवरेज फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये जो बॉल है, इस बॉल पर अगर हम एवरेज फोर्स देखेंगे तो ये एवरेज फोर्स की डायरेक्शन है, F एवरेज। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जो भी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की होती है, ठीक है। वो फोर्स जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये जो चेंज इन मोमेंटम आया था ना बेटा, तुम्हारा जो तुम्हें समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है यही इम्पल्स है, और यही क्वेश्चन नीट में था, तुम्हें इम्पल्स पता करना था। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वही इम्पल्स है। चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज फोर्स मिल जाएगा। वो टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है। मतलब बॉल आई ग्राउंड से टकराई, कांटेक्ट में जब तक रही और डायरेक्शन को चेंज किया, तो जितने टाइम में मोमेंटम डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ है बस वो टाइम इंटरवल हमें बताया जाएगा। उस टाइम से डिवाइड कर दें अगर हम चेंज इन मोमेंटम को, तो बेटा हमें एवरेज फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। माइनस जे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन होती है हमारी, पॉजिटिव एक्स, और ये हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन ये प्लस जे कैप होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप की डायरेक्शन होगी।
फॉरवर्ड डायरेक्शन आई कैप की होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस आई कैप की होगी। ये वेक्टर में तुमने सीखा होगा। चलो यहाँ आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg फॉर 0.2 सेकेंड, फाइंड इम्पल्स। तो इम्पल्स तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर फोर्स कितना लगा रहा है 200 न्यूटन का और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड का। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर मास मास भी तो दिया है, मास का क्या करना है। कुछ जरूरी नहीं कि जो चीज दी है तुम्हें वो सारी यूज करनी पड़े। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है अ कार ऑफ मास 500 kg is moving with a speed 20 meter per second is stopped by applying braking force in 5 सेकेंड। एक कार थी बेटा, ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और इसका मास देख रखा है 500 kg का। तो इसके पास एक मोमेंटम है, मोमेंटम m इंटू वी। तो 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर में डायरेक्ट लिख दें 4 न्यूटन सेकेंड। ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। फिर कह रहा है इस कार पर हमने ब्रेक लगाए और ब्रेक लगा करके इसको रोक दिया, इसकी फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दिया, मतलब फाइनल मोमेंटम को जीरो कर दिया। कितने टाइम में? यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड का। फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 माइनस 10⁴। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम माइनस 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड का। एक आध बार हो सकता है चेंज इन मोमेंटम का वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा हो, तो मैग्नीट्यूड बेटा हम लिख सकते हैं 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर केवल वो मोमेंटम पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम इतना है माइनस का। माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर के वो जीरो हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज फोर्स पूछ रहा है, तो एवरेज फोर्स के लिए एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 10⁴ डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस इसमें से एक 10 बाहर ले लो तो 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स आ जाएगा माइनस। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, और फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ब्रेक्स लगाए हैं वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोशन का अपोज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 2000 न्यूटन, ये आ जाएगा नेट एवरेज फोर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है सामने दिया है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अब हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो मोमेंटम दे रखा है वो टाइम का फंक्शन है और हमसे फोर्स पूछ रहा है एट t2 सेकंड पर। तो ये किसी एक इंस्टेंट पर फोर्स अगर पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। तो F अभी तक हम लोगों ने देखा था जो F एवरेज होता है दैट इज द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन अगर किसी एक इंस्टेंट की बात करेंगे, कुमारी जी तुम लिख रहे हो कितना क्वेश्चन है। अरे मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिखा रहा हूं तो सीखो। लोग बताते नहीं, मैं बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा बता रहा हूं क्या। चलो सुनो, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम एवरेज फोर्स होता है, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट फोर्स निकालना हो, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फोर्स क्या है, तो एफ इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा dp/dt। यानी p यहां पर दे रखा है, फंक्शन है टाइम का, तो हम लिख सकते हैं व्हेन p मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ टाइम देन इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
डी बाई डी टी ऑफ कितना लिखा हुआ है बेटा 5t² प्लस 10t प्लस 20, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, आ जाएगा 10t प्लस 10, ठीक है, और 20 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये आ गया f इंस्टेंट, ठीक है। लेकिन तुम्हें एट टी स्पेसिफाई कर दिया कि t 2 सेकंड पर हमें पता करना है। ये जो फोर्स है एट एनी टाइम t है, फोर्स एट एनी टाइम t। अब अगर हमें लिखना हो एट t 2 सेकंड पर, तो अभी ये स्पेसिफाई हो जाएगा, यानी कि फोर्स एट t 2 सेकंड पर हम देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्सप्रेशन में, टाइम की जगह 2 सेकंड रख दो प्लस 10, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 प्लस 10 यानी कि 30 न्यूटन। ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। क्लियर है? मतलब एफ इंस्टेंटेनियस का ये जो एक्सप्रेशन आया है ये बताता है कि जो फोर्स है दैट इज अगेन फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी एक इंस्टेंट पर फोर्स निकालना है एफ एट टी 2 सेकंड, तो हम इस एक्सप्रेशन में टाइम की वैल्यू 2 सेकंड रख देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अब यहाँ पर साइन और कॉस के फंक्शंस आ गए हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है किसी एक टाइम टी पर। इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है टी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। मोमेंटम हमें दे रखा है, तो एफ एट एनी टाइम एफ इज इक्वल टू हम लिखेंगे डीपी अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर दे रखा है 10 साइन 2t आई कैप में प्लस 10 कॉस 2t जे कैप में। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे बेटा, तो पहले इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर दें, तो इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा किधर, आई कैप में, ठीक है, प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जे कैप में। तो वी आर हैविंग डिफरेंशिएशन यार, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 20 कॉस 2t आई कैप में माइनस 20 साइन 2t जे कैप में। ये फोर्स की इंस्टेंट वैल्यू है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। ये फोर्स है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि दिख ही रहा है आई कैप और जे कैप में सब लिखा है तो वेक्टर फॉर्म ही है। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तुम्हें याद है कोई भी एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस b cos थीटा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a cos थीटा और ये a sin थीटा दिया हुआ है थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड a आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। ट्वेंटी रूट टू 20 या 20√2 बोलो जल्दी, अरे लोग क्या क्या लिख रहे हैं। देखो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करें बेटा, एक मिनट, इसको थीटा मान लें, तो यहाँ पर ये 20 मैग्नीट्यूड है 20 कॉस थीटा, और माइनस जे मतलब ये आ गया नीचे की तरफ 20 साइन थीटा, 20 कॉस थीटा और 20 साइन थीटा। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 20 तो आ जाएगा। 20√2 क्यों आएगा बेटा,
किसी वेक्टर ए की कंपोनेंट बताओ क्या होता है। चलो हम इसको बताते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे आएगा, है ना। देखो आई के साथ ये कोफिशिएंट पूरा लिखा हुआ है। किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो अंडर रूट में क्या होता है, आई के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसका स्क्वायर, यानी कि 20 cos 2t का होल स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसका पूरा स्क्वायर, यानी कि 20 sin 2t का होल स्क्वायर। यही तो हुआ, बोलो ना। ठीक, अब इसमें से ये 20 का स्क्वायर बाहर ले लो, इसमें से 20 स्क्वायर बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, cos स्क्वायर 2t, 2t को थीटा मान लो, तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लो लिखा है। प्लस यहाँ से क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा की जगह 2t है। अब बताओ मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो। 1। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर इंटू 1, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा ना। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं तुम्हें, अगर मान लो ये 20 है, ठीक, और ये अगर थीटा है, तो 20 का कंपोनेंट इधर क्या आता है, 20 cos थीटा, और इधर क्या आएगा बोलो बेटा, 20 sin थीटा। यही तो लिखा है 20 cos थीटा आई कैप में और 20 sin थीटा माइनस जे कैप में, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना था, 20 था। सो आइदर द मेथड यू कैन यूज। समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब कह रहा है एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम और फोर्स के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है। क्लियर, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया है, अरे मेरी बात तो सुनो बच्चे, जीरो लिख दिया तुमने पहले ही, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें बोला है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा है कि मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। हाँ, अब तुम्हें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा यहाँ पर। बात समझो, मेरी बात समझो बच्चे ध्यान से। इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट ये है, अभी तुम देख सकते हो ये जो 20 cos थीटा है और ये जो 20 sin थीटा है, तुम्हें दिख रहा है, मतलब फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिखाई दे रहा है तुम्हें और मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये दो वेक्टर्स हैं। जब कभी भी तुम्हें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना होता है तो तुम क्या करते हो, ए डॉट बी निकालते हो। यानी कि cos थीटा बराबर होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का तरीका बता रहे हैं, वेक्टर्स को तुमने पढ़ा भी होगा। cos थीटा बराबर होता है बेटा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फार्मूला याद है। और यहां से हम थीटा निकालते हैं। यहां से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थीटा बराबर आता है cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पर ए की जगह लिखा है मोमेंटम और बी की जगह लिखा है फोर्स। क्या तुम इनके बीच का एंगल निकाल पाओगे, जल्दी से बोलो। इनका सिर्फ तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लेना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है पता है, यहाँ पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 10 है। तुम देख सकते हो 10 sin थीटा 10 cos थीटा। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 10 है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 है, तुमने निकाल लिया है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, कर पाओगे। डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, सही बताओ। पढ़ लिया है ना,
कर पाओगे? ठीक, तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट जो है वो होमवर्क है, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो बताना, कल मैं तुम्हें इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ऐसा कुछ आएगा एंगल, अब पाई/2 नहीं आएगा, सॉल्व करके निकालना ना क्या आएगा। क्लियर? हो सकता है तुम सही कह रहे हो सकता है तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार सॉल्व करके निकालना, पाई/2 या जो भी तुम बोल रहे हो, एक बार सॉल्व करके देखना ना, ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझ लो। चलो कर लोगे? यहाँ पर देखो, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय p is equals to 80 minus vt square, find the time at which force on the particle becomes zero। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हमें मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल गिवन है p is equals to 80 minus vt square, मोमेंटम ठीक है, p is equals to 80 minus vt square, हमें पता करना है फाइंड द टाइम, वो टाइम पता करना है जब फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले फोर्स पता करो, तो हमें पता है F बराबर होता है dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ a माइनस 2bt हो जाएगा। मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये समझो। वेरी गुड, बहुत लोग, बहुत बढ़िया, शुभम, तिथि, बहुत बढ़िया, जानवी, सही लिख रहे हो। तो F बराबर आ जाएगा यहाँ पर, अरे dp बाई dt कर ही दिया मैंने, अच्छा पहले यहाँ लिख देता हूँ 80 माइनस ये bt स्क्वायर था, 80 माइनस bt स्क्वायर था बेटा, मतलब dp बाई dt करना है हमें, d बाई dt ऑफ जो मोमेंटम की वैल्यू रख दी 80 माइनस bt स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 2bt, ये फोर्स आ गया। कंडीशन क्या कह रहा है, वो टाइम पता करना है जिस टाइम पर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो फोर्स को जीरो कर दें, मतलब टाइम एट विच फोर्स इज जीरो, तो इसके लिए फोर्स को जीरो कर दो, तो फोर्स को जीरो करोगे यानी a माइनस 2bt इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा a अपॉन 2b, मतलब ये वो टाइम है जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो है। अच्छा चलो थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं इसको, ये जो 80 माइनस bt स्क्वायर का ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ग्राफ कैसा दिखेगा, 80 माइनस bt स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखेगा, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ पैराबोलिक होगा, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, फोर्स क्या है, फोर्स मोमेंटम और टाइम के लिए जो फोर्स होता है दैट इज dp अपॉन dt, इसका मतलब ये क्या है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप, बात समझ में आ रही, dp अपॉन dt का मतलब है मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप। अब पूछ रहा है कि ये फोर्स कहाँ जीरो होगा, मतलब स्लोप कहाँ जीरो होगा, तो इसको तुम यहाँ देख सकते हो कि प्रोजेक्शन पॉइंट पर स्लोप ये है, स्लोप मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल, ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ का टाइम हमने निकाला है, ये टाइम क्या है, टाइम बराबर है a अपॉन 2b, बात समझ में आ रही है, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं उसको ग्राफिकली भी अगर हम रिलेट कर पाए तो फिजिक्स के लिहाज से बहुत अच्छा है बेटा। चलो, एवरेज फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 80 मीटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू अ हाइट 5 मीटर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्ट को 80 मीटर हाइट से तो छोड़ा गया था, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें क्वेश्चन ये था कि एक एच हाइट से बॉल को छोड़ा, जितनी स्पीड से टकराया उतनी ही स्पीड से लौट गया, तो उतनी ही स्पीड से लौट गया, इसका मतलब ये वापस उसी हाइट तक पहुंचेगा जिस लेवल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ग्राउंड से टकराया अगर v स्पीड से, और टकराने के बाद इसकी स्पीड वापस से v हो गई है, तो इसका मतलब ये वापस उस हाइट तक पहुंचेगा। ठीक, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये डिफरेंट है,
इस क्वेश्चन में कहा गया ऑब्जेक्ट को 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचा? इट रिबाउंड्स टू अ हाइट 5 मीटर। केवल वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट तक ही पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आने की स्पीड अलग है और जाने की स्पीड अलग है। अब ये दोनों स्पीड हमें निकालनी पड़ेंगी। कांटेक्ट टाइम दे रखा है, एवरेज फोर्स हमसे पूछ रहा है। तो एवरेज फोर्स के लिए, एफ एवरेज के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए हमें हाइट दे रखी है, स्पीड निकालनी पड़ेगी। और स्पीड का फार्मूला वही है, v इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन। अगर हम v स्पीड से करें, ऑब्जेक्ट h हाइट तक जाए, तो प्रोजेक्शन स्पीड होती है √2gh। h जाने वाली हाइट है, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी √2gh1, जहां से वो आया है ये h1 है और ये हाइट h2 है। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा √2g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, तो 2 इंटू 10 इंटू 80, तो ये कितना आ जाएगा 1600, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 40 मीटर पर सेकंड से तो टकरा रहा है और कितनी स्पीड से लौट रहा है, तो v2 बराबर हो जाएगा √2gh2। तो √2g की वैल्यू 10 और h2 5 मीटर है, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आने की स्पीड 40 थी और जाने की स्पीड कितनी है, 10 है। तो अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? change in momentum is final momentum minus initial momentum, final momentum m into final velocity v2। ठीक है, v2 वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी v1। m v2 कितना है 10 और ऊपर की तरफ है, यानी कि j कैप माइनस मास भी रख दें, मास को क्यों छोड़े, मास 2 है तो 2 kg रख दो, तो यहाँ 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू v1 की वैल्यू अगर हम देखें, तो v1 की वैल्यू है 40, लेकिन नीचे की तरफ है 40 इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, 40 इन माइनस जे कैप, 40 माइनस जे नहीं है भैया, 40 माइनस जे कैप डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड है, मतलब 40 से। हाँ ठीक है, तो अब ये आ जाएगा बेटा 20 जे कैप माइनस 80 जे कैप, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 जे कैप। यानी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई 100 इन जे कैप डायरेक्शन kg मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज फोर्स अब हमें लिखना है, तो एफ एवरेज इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा ऑफ टी। तो ये है 100 जे कैप डिवाइडेड बाय कांटेक्ट टाइम है 0.4 सेकेंड का, तो 0.4 सेकेंड यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 1000/4 इन जे कैप डायरेक्शन। ये एफ एवरेज की वैल्यू है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250 न्यूटन आ जाएगा जे कैप डायरेक्शन में। ठीक है ना, 250 जे कैप न्यूटन, ये है एफ एवरेज। ये बात समझ में आई बेटा? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ होगा ये लोग 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 कहने लग गए कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। हाँ अभी नहीं हुआ। अब सुनो, अच्छा ये एक दो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन, या चलो ये होमवर्क में दे दें, ये ट्राई करोगे? चलो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, छोटा क्वेश्चन मैं समझा दूं क्या है। A ball of mass 2 kg is projected with velocity 60 meter per second towards a bat. After striking the bat, the ball deflects by an angle 90 degree with a speed 80 meter per second. मतलब एक बॉल को हमने इस तरफ थ्रो किया था 60 मीटर पर सेकेंड से, बॉल का मास था 2 kg का,
और ये बॉल जा रही थी और यहाँ बैट ने हिट किया और ये 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट मतलब अपनी इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री घूम गई, ठीक है। और अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है विद स्पीड कितना, 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बॉल अब इस डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। टाइम जो कांटेक्ट का था, बॉल बॉल का बैट से जो कांटेक्ट टाइम था वो 0.2 सेकंड का था। एवरेज फोर्स निकालना है। तो बस इसमें यहाँ पर तुम्हें इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा, यहाँ पर तुम्हें फाइनल मोमेंटम मिलेगा। तो और एफ एवरेज तुम्हें लिखना है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाय कांटेक्ट टाइम। ठीक है, कर लोगे? इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टिकल जा रहा है और वो सेमी सर्कुलर ट्रैक से होकर के वो बी पोजीशन से फिर वो सीधा आगे निकल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ध्यान देना बेटा, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में एवरेज फोर्स कितना लगा। तो हमें पता है एफ एवरेज बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, इसको एम वी कह दें बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। और अब इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है तो इसको माइनस एम वी कह सकते हैं। तुम चाहो तो आई कैप लगा दो एक्स डायरेक्शन के लिए, एम वी आई कैप, फिर एम वी माइनस आई कैप, ये भी लिख सकते हो। या हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वन डायमेंशन में हम ऐसा कर सकते हैं, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो अपोजिट नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी, ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो अलग से निकालना पड़ेगा। टाइम ए टू बी, टाइम इज इक्वल होता है, चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टाइम इज इक्वल हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो टाइम इज डिस्टेंस ए बी अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी कवर होगी, पाई इंटू आर। ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल में पाई आर अपॉन स्पीड कितनी है, v स्पीड है। तो ये टाइम a से b तक का यहां से हम निकालेंगे और इस टाइम को ही हम यहाँ पर रखेंगे, दैट इज पाई आर डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ से f एवरेज आ जाएगा माइनस का 2mv अपॉन पाई आर, और एक v ऊपर ये जाएगा तो v स्क्वायर आ जाएगा। ये एफ एवरेज का अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो, ये तो वेक्टर फॉर्म है, अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ इसका हमें मॉड लेना पड़ेगा, मतलब माइनस 2mv² बाई पाई आर का मॉड लेंगे तो माइनस साइन हट करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2mv² अपॉन पाई आर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमें ए से बी तक पार्टिकल पर लगने वाला एवरेज फोर्स पता करना है। देखो तुम इमेजिन करो, सोचो बेटा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। जैसा एक आध बार वाटर पार्क होता है ना, वाटर पार्क, तो उसमें बहुत सारे राइड्स होते हैं। तो ये मान लो एक राइड है, इस राइड में तुम सीधा आ रहे थे ए पॉइंट से, अब तुम सेमी सर्कल पर घूम करके बी पर पहुंच करके बी पर पहुंच करके फिर सीधे निकल जाओगे। तो जब तक तुम सीधे चल रहे हो तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम सेमी सर्कल पर आते हो तो जैसे सेमी सर्कल पर आओगे तो सामने वाली जो वॉल है उस वॉल से टकराते हो और उस वॉल के कांटेक्ट में रहते हो, और वो वॉल का कांटेक्ट की वजह से लगातार तुम्हारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि लगातार एक फोर्स तुम पर लग रहा है जो तुम्हारे डायरेक्शन, मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और फाइनली वो तुमको जो हॉरिजॉन्टल आ रहे थे एक्स डायरेक्शन में, फाइनली तुम उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में करके तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम चलते चले जाओगे। तो लगातार तुम जो ट्यूब का सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में आते हो, मतलब ऐसे तो ट्यूब पर बैठ करके तुम आ रहे हो स्लिप होते हुए,
तो नीचे की सरफेस तुम्हारी कांटेक्ट में है, लेकिन जब तुम सेमी सर्कुलर ट्रैक पर जाते हो तो सामने वाली जो वॉल है वो तुम्हारे कांटेक्ट में आती है और वो तुम पर लगातार फोर्स लगाती है और वो तुम्हारे मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है। सोचो एक सेकंड के लिए कि उस सेमी सर्कल में अगर कहीं पर विंडो होती तो तुम वहां से निकल जाते बाहर। तो वो वॉल तुम पर एक लगातार फोर्स लगा रही है, वही एवरेज फोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज फोर्स के लिए हम ये देखते हैं कि भाई टोटल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ए से बी तक जाने में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा तुम्हें। तो टाइम हमने यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है टाइम, लेकिन टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम यहां पर हम निकालेंगे इस तरीके से कि डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की विद द कांस्टेंट स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें टाइम दे देगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? एवरेज फोर्स अगर निकालें, अगर जब कभी भी हम कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फायर करते समय ध्यान से समझना, जब हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट एक मोमेंटम लेकर के आगे जाती है। मतलब गन से हमने बुलेट को फायर किया तो जितना मोमेंटम लेकर के बुलेट आगे जाती है, मान लो एम मास की, छोटे स्मॉल एम मास की ये बुलेट है और इसकी स्पीड वी है, तो बुलेट का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू वी। मतलब एक बार फायर किया तो इतना मोमेंटम लेकर के बुलेट आगे जाती है। और अगर हमें गन को होल्ड करके रखना है तो ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, या ऐसा समझ लो एक्शन रिएक्शन की हेल्प से, तुम समझ सकते हो कि जितना मोमेंटम लेके बुलेट आगे जाएगी उतने मोमेंटम से गन पीछे आएगी। तो अगर तुम्हें गन को होल्ड करके रखना है, तुम चाहते हो कि अपने हाथ की पोजीशन वहीं रहे, पीछे ना भागे, क्योंकि गन तो पीछे जाएगी, तो उसको रोकने के लिए तुम्हें गन पर एक फोर्स लगाना पड़ता है ना। एक आध बार लोग जो मशीन गन चलाते हैं तो वहां शोल्डर पे उसके बट को लगा करके रोकते हैं, यहाँ पर जर्क आता है, जितनी बार वो फायर करते हैं उतनी बार जर्क आता है शोल्डर पे। तो अगर हमें गन को अपनी जगह पर रोकना है तो जो एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स हमें कितना लगाना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर दी गई। जब हम एवरेज फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एक इसका, जितना बुलेट का मोमेंटम चेंज होगा उतना ही गन का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये जो डेल्टा पी है, चाहे ये बुलेट का हो या गन का हो, सेम होता है। अगर एम मास की बुलेट है और वी स्पीड से आगे बढ़ रही है तो ये कैपिटल एम मास की गन पीछे किसी स्पीड वी डैश से जाती है। तो गन का मोमेंटम कैपिटल एम वी डैश का मैग्नीट्यूड बुलेट के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम ये चीज आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा पी लिखा है बेटा, ये बुलेट के लिए लिखो या गन के लिए लिखो, ये अमाउंट सेम होता है। ठीक है, बस ध्यान रखना, अगर तुम बुलेट के लिए लिख रहे हो तो बुलेट का मास और बुलेट की स्पीड लिखोगे, और गन के लिए लिख रहे हो तो गन का मास इंटू गन की स्पीड लिखोगे। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट फायर की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक सेकंड में 10 बुलेट फायर कर दी। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल एक बुलेट से दूसरे बुलेट के बीच का, वो टाइम इंटरवल का जो रेसिप्रोकल है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो अगर ये वो टाइम इंटरवल है, दो बुलेट्स के फायर करने के बीच का टाइम अगर ये है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। बुलेट की मोमेंटम में चेंज, बुलेट इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी, और फाइनली वो वी स्पीड से चल रही है, तो बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम है वो एमवी है। अगर हमें फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हमें यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा बुलेट का, और वो मैग्नीट्यूड है एमवी। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम क्या है एमवी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है ना,
फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम mv का है अपॉन नीचे डेल्टा टी का टाइम इंटरवल है, दो बुलेट्स के फायर करने के बीच का रेगुलर फिक्स टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल के रेसिप्रोकल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर दी गई है पर सेकेंड। तो इससे हम एवरेज फोर्स निकालेंगे, एफ एवरेज का अब ये फार्मूला याद रखो, एफ एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फायरिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फायरिंग, कितनी बुलेट्स को फायर कर दिया गया है। क्लियर, क्लियर है। जैसे एक बुलेट जाएगी तो मोमेंटम एमवी का आएगा, दो बुलेट जाएंगी एक सेकंड में तो मोमेंटम 2 एमवी का आएगा, तीन बुलेट्स जाएंगी एक सेकंड में तो मोमेंटम 3 एमवी का आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। और इसी के आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।